बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है वीरेंद्र त्रिपाठी। मैंने देखा है कि आजकल बहुत सी नौकरियां अब नहीं हैं, सिर्फ एक आईएएस और पीसीएस की रह गई हैं। सारे बच्चे जो है इन्हीं की तरफ भाग रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक ज़माना था जब बच्चे बैंक में, रेलवे में, कहीं भी एम्प्लॉय हो जाते थे पहले, और वहाँ से वो तैयारी करते थे और फिर यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर करके उसमें सेलेक्ट हो जाते थे। पर आज के दौर में नौकरियां खत्म हैं, लेकिन खत्म नहीं है, कल हो सकता है ये नौकरियां फिर खुले। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और समय आने का इंतजार करें, एक दिन सफलता आपको मिलेगी। मैंने पहले भी प्लासी के युद्ध पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देखिएगा मेरी इसी चैनल पर। और बहुत अच्छा हमने बनाया है, मैंने कई लोगों का भी देखा है, किताबें पढ़ा है, लेकिन उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने प्लासी के युद्ध पर कोई वीडियो बनाया है। आज हमें शुरू करते हैं कि प्लासी का के युद्ध की जो है पृष्ठभूमि क्या थी या कारण क्या था। क्योंकि कोई भी घटना जब घटती है तो उसका एक कारण होता है, बिना कारण के कुछ उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि बिना सरसों के सरसों का तेल पैदा नहीं हो सकता, सरसों की बीज की जरूरत है, उसको पेरने के बाद ही तेल निकलता है। उसी तरह से कोई जो है चीज जब निकलती है तो उसके पीछे कारण होता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि जो है, कारण क्या था। तो सबसे पहले हम चलते हैं 50 साल पहले। 50 साल पहले 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके 3 लड़के होते हैं और तीनों में गद्दी के लिए युद्ध होता है। जब गद्दी के लिए युद्ध होता है तो उसमें जो है एक बहादुर शाह प्रथम, जिसको साहेब बेखबर भी कहते हैं, 63 साल की उम्र में अपने भाइयों को मरवा करके, और वह 63 साल की उम्र में 1707 से लेकर के 1712 तक यह शासन करता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहले हमें मुगल शासक में औरंगजेब के बाद कौन कौन से शासक बने, उनका थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देख लेते हैं, क्योंकि बिना इसके देखे हम ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो जब 1707 में औरंगजेब मर गया तो उसका जो है बड़ा पुत्र जो है अपने भाइयों को मरवा करके बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाहे बेखबर करते हैं, और यह गद्दी पर बैठा। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है जहांदार शाह। यह 1712 से 1713 तक रहता है, और अब्दुल्ला हुसैन और हुसैन अली ने इसकी जो है हत्या करवा देते हैं। और क्योंकि मुगल दरबार में अली बंधुओं का बहुत बड़ा जो है वर्चस्व होता है, वह किंग मेकर हो जाते हैं। और इसी पर मैंने वो प्लासी का युद्ध पर बनाया है। तो किंग मेकर हो जाते हैं तो इसको जो है 1 साल भी पूरा नहीं रहने देते हैं जहांदार शाह को। और उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा अय्याश था। और शासन में यदि उत्तराधिकारी या शासक जो है वह ढीला है, लौ और रक्त की नियम को नहीं अपनाता है, तो वह शासन नहीं कर सकता है। क्योंकि एक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एक बलबन था जो तुर्क था, गुलाम से संबंधित था। वह धीरे 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 जो है उन्नत करते हुए एक दिन वह दिल्ली का सुल्तान बना। और जब लखनऊती का शासक, जिसको इसने गवर्नर बनाया था या सूबेदार बनाया था, या उसने जब विद्रोह कर दिया लखनऊती में, इसने अपनी सेना भेजी, वह सेना हार गई। दूसरी सेना भेजी, वह सेना जो है तुर्गिल खां से मिल गई। तीसरी बार स्वयं बलबन सेना लेकर के गया और तुगरिल की सेना को हरा करके और तुगरिल को पकड़ करके, मतलब उसने मार दिया। और जितने विद्रोही सेना थी उनको 1 मील लंबी सूली तैयार करवाया और पूरे सैनिकों पर सूली पर चढ़ा दिया। और अपने पुत्र बुगरा खां,
जो 2 नंबर का पुत्र था, क्योंकि बड़ा पुत्र उसका मोहम्मद आजम था, वो जो है खोखरो के युद्ध में मारा गया था। उसने कहा कि देखो, कोई भी राजकुमार, कोई भी गवर्नर, कोई भी सूबेदार यदि उसने दिल्ली के तरफ देखा तो मैं उसका वही भी हाल करूंगा जो मैंने तुगरिल और तुगरिल के साथियों को किया है। और बुगरा खां इतना डर गया कि अपने अंतिम समय में बुगरा खां को बुलाया था कि आओ गद्दी संभाल लो, लेकिन वो डर के मारे इलाहाबाद तक आया, लेकिन वो गया नहीं। और मोहम्मद जो उसका बड़ा लड़का था, उसके लड़के को उसने गद्दी पर सौंप करके और परम धाम को चला गया। तो ये जो है बहादुर शाह प्रथम, जिनको शाही बेखबर कहते हैं, इनको रुचि नहीं थी, तो इन्होंने तो अपना जो है 1707 से 1712 तक अपना जो है कार्यकाल पूरा कर लिया, जो कि 63 साल की उम्र में थे। और ये जो जहांदार शाह था, ये जो है ये भी बड़ा ऐशो आराम से था, इसलिए अली बंधुओं ने इसकी हत्या करवा दी। उसके बाद ये बहादुर शाह का जो भतीजा फर्रुखसियार था, 1713 से 1719 तक यह गद्दी पर बैठा और इसने राज्य किया। लेकिन जब इसने भी कुछ गड़बड़ करना शुरू किया तो अली बंधुओं ने भी इसको मरवा दिया और 2 अल्पकालीन शासकों को इन्होंने गद्दी पर बैठाया, और वह कोई 9 महीना, कोई 3 महीने में मर गए। तो लास्ट में उसने मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 इतने वर्षों के बीच में यह शासन किया। इसी के शासन में 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में घुसा, कत्लेआम करवाया और मयूर सिंहासन तख्ते ताउस को लेकर के चला गया। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह रंगीला जिसका नाम था, और अहमद शाह जो था, ये 1748 से 1754 तक इसने राज्य किया। इसके पहले ही मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में ही अली बंधुओं का जो है हत्या करवा दी गई, उनको मार दिया गया। पर इसका वजीर जो था फिरोज जंग तृतीय जो था, इसने इसकी हत्या करवा दी। शाहजादा आलमगीर द्वितीय, यह 1754 से लेकर के 1759 तक इसने राज्य किया, पर इसकी भी हत्या हो गई। शाह आलम द्वितीय 1759 में गद्दी पर बैठा और 1761 में इसकी मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली आया था और उसने मराठों को भी हरा करके और मतलब विजय हासिल की, लूटा। और यहाँ तक का जो शासन काल है, इसी में आपके पानीपत की लड़ाई का जो है एक छोटा सा पृष्ठभूमि तैयार होता है। क्यों? अब मैं आपको आगे की कहानी मतलब इतिहास बताने चल रहा हूं। यहां पर एक चीज और बता दूं, फर्रुखसियार जो है, इसने 1717 में एक जहरीले फोड़े से यह पीड़ित था। पहले से एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड से इससे मिलने के लिए आया, उसमें एक डॉक्टर सर्जन हेलमिंटन थे। ये फोड़े से जो पीड़ित था, मतलब जानलेवा फोड़ा था, उसका इन्होंने इलाज किया, यह ठीक हुआ। खुशी के मारे इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 3000 रुपए के बदले में वार्षिक व्यापार करने की छूट देती। 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा बिना टैक्स दिए छूट दे दी। और कैसे छूट दी थी? एक दस्तखत प्रणाली थी, दस्तक प्रणाली। यहां लिख देता हूं मैं, दस्तक मतलब दस्तक एक ऐसी प्रणाली थी, एक कागज होता था, उस पर अंग्रेजों का कुछ सिंबल था, लिखा हुआ था, सिग्नेचर था, और जब माल ये अपना कंपनी भेजती थी तो उसी कागज को उस माल पर चिपका दिया जाता था और ये हो जाता था कि नहीं, ये कंपनी का माल है, अब बिना टैक्स दिए ये जाएगा। अभी आगे उस पर और हम चर्चा करेंगे। और इसी ने 1717 में ही उसी फरमान के साथ इसने एक किया था कि अंग्रेज लोग बंबई द्वीप में अपना सिक्का ढालने का टकसाल खोल सकते हैं और वह सिक्का जो है पूरे मुगल साम्राज्य में चलेगा, लागू होगा, उसको मान्यता मिलेगी। तो एक जो है आप लोगों ने
मैंने आप लोगों को बता दिया, 10,000 रुपए वार्षिक बंबई द्वीप पर। तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। 1215 में अंग्रेज में यह मिला था, दिया गया था इंग्लैंड में, और 1717 में हिंदुस्तान में यहाँ के सुल्तान ने ये मतलब फरमान जारी किया, जिसे अंग्रेज लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया है, अभी इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और पढ़ाई में दोस्तों जल्दीबाजी नहीं होती है, जब तक मूड आपका फ्रेश ना हो जाए तब तक आप किताब और नोट्स को मत खोलिएगा, और यह एक लक्ष्य बनाइएगा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, यह मोटो लेकर रहिएगा। और जब आप बन जाएंगे तो जैसे चाहे वैसे आप अपनी लाइफ जिएगा, लेकिन उद्देश्य आपका होगा मुझे कुछ बनना है। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है। इसने अपने शासन काल में ही बंगाल में एक दीवान नियुक्त किया था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। ये मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान था। यह जो है वहां पर सब कुछ देखता था, वहां से टैक्स भेजता था। लेकिन जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, इसके दिल में आया कि क्यों ना मैं स्वतंत्र हो जाऊं, और उस समय राजधानी थी ढाका। ढाका जो है बंगाल की राजधानी थी। बंगाल के बारे में बता दूं, आज हमारा जो है वेस्ट बंगाल, जो पश्चिमी बंगाल है, वो नहीं था। उस जमाने में जो बांग्लादेश है वो भी इसी बंगाल में था, जो पहले बंटवारे में पूर्वी पाकिस्तान बना था, फिर हमारे हिंदुस्तान ने उसको बांग्लादेश बना दिया। तो बांग्लादेश और हमारा जो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है, ये दोनों एक साथ थे। उसके बाद जो है उड़ीसा भी इसके अंदर आ जाता था, बिहार भी आ जाता था, और कुछ आसाम के क्षेत्र भी आ जाते थे। जैसा शासक होता था वैसा जीत करके और इस बंगाल में मिला लेता था, और इसकी राजधानी ढाका थी। जब इसने देखा कि मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह भी कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, साहिब खबर हो गया है। उसके बाद जहांदार शाह जो बैठा था वो भी कमजोर था। फिर फर्रुखसियार को देखा कि फर्रुखसियार भी जो है कोई बहुत ताकतवर शासक नहीं था। तो इसने क्या किया, 1717 में अपने को स्वतंत्र कर लिया। 1717 में इसने अपने को स्वतंत्र कर लिया, और ढाका से राजधानी जो है मुर्शिदाबाद लेकर के आ गया। मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई इसने। राजधानी बनाई। उसके बाद 1719 में उड़ीसा पर अधिकार कर लिया इसने, मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद यह अपनी शक्ति को बढ़ाता रहा, और उसके बाद 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इतना लिख दिया आप लोग, हमारे आवाज को समझ जाइएगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। अब क्या करता है, अपने दामाद सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन को शासक बना देता है। सुजाउद्दीन
को गद्दी दे देता है शुजाउद्दीन को, और 1727 में 1727 ईस्वी में शुजाउद्दीन जो है गद्दी पर बैठता है। और इसी के कार्यकाल में 1733 में बिहार को अपने राज्य में मिला लिया जाता था। इसने 1719 में मुर्शिदकुल खालजी ने उड़ीसा को मिलाया, और इसके शासनकाल में 1727 में बिहार जो है बंगाल के अंदर में आ गया, और राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। उसके बाद ये जब राज्य बढ़ता है तो आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग राज्य के लिए प्रशासन के लिए आदमी की जरूरत पड़ती है। तो बिहार में इसने क्या किया कि अलीवर्दी खां को सूबेदार बना दिया बिहार का। सूबेदार बना दिया। अब देखिए क्या है कि कुछ तो प्रशासक ऐसे होते हैं, वो ढीले रहते हैं, रंग रैलियां मनाते रहते और अपना जीवन पास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे की उन्नत को देख करके स्वयं उन्नत करना चाहते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। तो अलीवर्दी खां ने सोचा कि जब मुर्शीद कुली खां एक दीवान हो करके और मतलब नवाब बन गया, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूं कि मैं भी जो है बंगाल का नवाब बन जाऊं। तो इसने क्या किया, जब 1733 में जब बना तो ये अपनी धीरे धीरे गुप्त रूप से अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहा, और 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, और सरफराज खां जो मुर्शीद कुली खां का नाती था वह गद्दी पर बैठा 1739 में। आवाज को भी आप लोग क्लियर सुनेगा। सरफराज खां नाती बना, और उसी समय एक ऐसा मौका आया अलीवर्दी के खानों। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि बिहार से 1740 में एक साल के अंदर ही आक्रमण कर दिया, और गिरिया के युद्ध में इस सरफराज खां को हरा करके मार देता है, और 1740 में यह नवाब बन जाता है। कौन? अलीवर्दी खां। अब जो है देखिए, अब ये नवाब बन गया अलीवर्दी खां। अब इसने जो है शासन करना जो है शुरू कर दिया। अलीवर्दी खां कोई कितना भी हो, और ये देखिए होनहार बिरवा के होते चिकने पात। यह जो है अलीवर्दी खां 69 ईयर्स, साल जिसको कहते हैं, साल में नवाब बना। मैं आज आप लोग को जो बता रहा हूं मैं 65 साल का हूं, और वह 69 ईयर्स 69 साल में यह नवाब बनता है, और 85 ईयर्स में 1756 में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो अब सोचिए कि कितना ये ताकतवर है, कैसे इनके शरीर में जज्बा है। अब क्या होता है इसके शासनकाल में, 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले
बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं और मुर्शीद कुली खां सॉरी अली वर्दी खां युद्ध में हार जाता है। उड़ीसा प्रांत इसके हाथ से निकल जाता है। उड़ीसा जो है हाथ से निकल जाता है और 12 लाख इसे चौथ देना पड़ता है। चौथ देना पड़ता है। अब इधर अंग्रेज जो है 3 गांव कालीकता, सुतीनाता, गोविंदपुर यह 3 गांव उन्होंने मिला था और इसी तीनों गांव को मिला करके इन्होंने कलकत्ता का निर्माण किया और 1696 से 1702 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। फोर्ट विलियम की स्थापना की, एक किला बनाया। किला क्यों बनाया इन्होंने? उस समय डच भी हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, फ्रांसीसी कर रहे थे, पुर्तगाली कर रहे थे। तो ये लोग अपना माल को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपने बीवी बच्चे भी जो लेकर के आ गए थे वो भी सुरक्षित रखने के लिए एक किला बनाए और उसके अंदर रहते थे और जिनसे उनका माल सुरक्षित हो सके। अब जो है ये बनकर के तैयार हो गया। तो अच्छा, फ्रांसीसी जो है वेस्ट बंगाल में जो चंद्रनगर है वहां पर भी अपनी बस्तियां बनाई, अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी बस्तियां बनाई। तो अब हम चलते हैं कि जब ये 1751 में मराठा सरदार रघुजी भोसले ने जीत लिया और उसके बाद इसके अलीवर्दी खां के हाथ से उड़ीसा निकल गया, 12 लाख रुपए चौथ देना पड़ा। तो एक शासक जो, और उम्र भी इसकी हो गई थी 69 वर्ष में, तो ये कुर्सी पर ही बैठा, मतलब नवाब ही बना और 85 साल इसकी उतनी तो उम्र थी, ये मर जाता है। इसकी 3 बेटियां थी, क्योंकि अब जो है राज्य तो किसी को देना है ना, आदमी बीमार पड़ता है, युद्ध में मार दिया जाए और नहीं तो अपने मौत से मरना ही है। इसकी 3 बेटियां थी। पहली थी घसीटी बेगम, दूसरी थी मैमुना बेगम, और तीसरी थी अमीना बेगम। ये जो है ढाका के गवर्नर की विधवा थी, मतलब इसका पति मर चुका था उस समय। दूसरी मैमुना है, ये पूर्णिया के गवर्नर की पत्नी थी। गवर्नर साहब भी मर गए, तो इसका पुत्र जो है शौकत जंग। ये लिखने में यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं जो बोल रहा हूं, शौकत जंग पुडुमा का जो है नवाब बना या गवर्नर बना इसने। और अमीना बेगम जो है ये पटना में इसकी शादी हुई थी और इसी का पुत्र जो था सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला। अब वारिसदार की बात आती है तो घसीटी बेगम सोचती थी कि मैं, मतलब सब लोग अलग अलग खुश थे, लेकिन पैसे का लालच, सत्ता का लालच इतना ज्यादा था
ये चाहती थी कि मैं जो है मुझे कुछ मिल जाए इसमें से, क्योंकि ये तो जो राजधानी मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद पूरे बंगाल को कवर करता था, पूरा जो है नवाब था, चाहे वो कहीं का भी क्षेत्र हो। उसके बाद मैमुना बेगम का जो पुत्र था शौकत जंग, ये भी चाहता था कि मुझे मिल जाए। और तीसरा जो है ये अली वर्दी खां सिराजुद्दौला से बहुत प्यार करता था और इसको चाहता था कि मैं अपना वारिसदार बना दूं। इसको वारिसदार बना दिया। उस समय इसकी उम्र जो है 23 साल थी सिराजुद्दौला की, बिल्कुल लड़का था। ये सुल्तान और नवाब भी कभी कभी बहुत कम उम्र में बनते हैं, लेकिन दोस्तों प्रकृति का खेला ऐसा है कि बहुत ही सुल्तान जो है या नवाब अपनी पूरी उम्र पर जीते हैं, क्योंकि ये 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और अली वर्दी खां अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को कहा था कि यूरोपीय शक्तियां जो हैं, यूरोपीय जो लोग हैं, उनकी तुलना उसने मधुमक्खी से या मधुमक्खी के छत्तों से की थी। यदि इन कहता है यदि इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इनको छेड़ा जाए तो ये काट काट करके मार डालेंगी। तो ये जो है बुद्धिमान आदमी था और इनकी शक्ति संतुलन, मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की शक्ति संतुलन को बनाए रखता था। और इसने इन दोनों को, किला तो बना लिए थे लोग, लेकिन किलेबंदी नहीं करने दी, किले को किलेबंदी नहीं करने दी, क्योंकि किला तो है, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हम आक्रमण कर करके, कोई सी बात होगी हम अंदर घुस जाएंगे और उनको जो है भगा देंगे, उनको बर्बाद कर देंगे। ये इसने अपने किया और ये इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने के बाद अब सिराजुद्दौला के सामने समस्या आ गई। अब इसकी जो मौसी घसीटी बेगम थी, मौसी का शौकत जंग जो लड़का था मैमुना बेगम, ये लोग अब इसके खिलाफ हो गए। दूसरा चीज, जब कोई भी राजा बनता था, नवाब बनता था, तो वहां के उस जगह के सभी संभ्रांत लोग आते थे, गिफ्ट लेकर के देते थे, बधाई देते थे और स्वीकार करते थे। पर अंग्रेज जो है ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है नवाब बने, कोई और बने, तो अंग्रेज नहीं आए इसमें। तो अंग्रेज जो है, अब इससे सिराजुद्दौला को भी लगा कि अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि मैं नवाब बनूं। तो एक बनने के बाद ही अब सोचा कि मैं अपने विरोधियों को कैसे खत्म करूं, उनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करूं। तो मनिहारी का युद्ध होता है, मनिहारी। इसमें ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो, मनिहारी का युद्ध करता है सिराजुद्दौला और शौकत जंग को हरा करके मार देता है। अब अपना एक तगड़ा दुश्मन इसने खत्म कर दिया। उसके बाद जो कर्नाटक युद्ध होते थे वो 3 बार हुए थे, और कर्नाटक युद्ध हिंदुस्तान में जो हुए थे, यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होते थे, और 3 बार वो भी हुए हैं। एक बार 8 साल चला है, एक बार 7 साल चला है, एक बार थोड़ा सा ही चला है। तो जब अंग्रेज यूरोप में और फ्रांसीसी लड़ते थे, तो यहाँ भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी उनकी बस्तियां होती थी। जैसे गांव में एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, उसमें इतनी पॉपुलेशन थी नहीं, ये अपने आपस में लड़ने लगते थे। तो उसको हम बाद में बताएंगे कि कर्नाटक युद्ध जो है 3 बार जो लड़ा गया था भारत में,
तो 2 बार तो मतलब ये लड़े थे अपना दक्षिण भारत में, लेकिन तीसरी बार जो है ये अपने कलकत्ता में ही लड़ गए। तो इनको जो है मनिहारी के युद्ध में इसने हरा दिया और ओपा गया, जपा गया। अब क्या होता है कि जब ये थर्ड कार्नेटिक वार्ड जो 1756 में शुरू हुआ और 1763 तक चला, उस समय अंग्रेज और फ्रांसीसी अपनी बस्तियों का, दुर्गों का दुर्गीकरण करने लगे, मतलब बाउंड्री बनाने लगे। सिराजुद्दौला को पता चला, उसने तुरंत संदेश भेजा कि आप दुर्गीकरण किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने नहीं बात माना और फ्रांसीसियों ने बात मान ली। फ्रांसीसियों ने बात मान ली और दुर्गीकरण करना बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने कर लिया। जब यह बात सिराजुद्दौला को पता चली तो इसने क्या किया, 15 जून 1756 में कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण हुआ तो अंग्रेज जो है किला छोड़ करके भाग गए, द्वीप में चले गए, शरण लिए। और कुछ लोगों को 146 लोगों को पकड़ लिया गया, पकड़े गए और 14 गुणे 18 या 18 गुणे 14 कर लो कि एक कोठरी थी, उसके अंदर 146 लोगों को, बच्चे, बीवी, अंग्रेजों को, सबको उसमें ठूस दिया गया और बाहर से ताला लगा दिया गया। एक जगह देता है कि 20 जून को दरवाजा खोला गया, एक जगह देता है कि उसके दूसरे दिन सुबह खोला गया। जून का महीना था, अभी भी जून चल रहा है इस समय जो वीडियो बना रहा हूं। तो जून के महीने में तेरी भीषण गर्मी थी और 18 गुणे 14 या 14 गुणे 18 के कमरे में 146 यदि आदमी उसमें बंद होंगे तो क्या हाल होगा। तो उसमें से जब दूसरे दिन या 20 तारीख को खोला गया तो मात्र जो है 23 आदमी बचे थे और 123 जो है मर चुके थे। इस घटना की सत्यता पर ब्लैक होल की घटना है। और इस घटना का वर्णन किसने किया, हालवेल, एक अंग्रेज थे हालवेल ने इस घटना को खूब बढ़ा चढ़ा कर लिखा। लेकिन भारतीय इतिहासकार, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ब्लैक होल की घटना नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने इसको अंग्रेजों में प्रसारित किया कि हमारे साथ नवाब के सैनिकों ने, नवाब ने हमारे 146 यूरोपियों, हमारे अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था, 18 गुणे 14 के कमरे में, जिसमें 146 आदमी थे, जिस बच्चे और बीवी सब लोग थे, जिसमें से 123 की मृत्यु हो गई दम घुटने से और 23 बचे। यह जो है समाचार मद्रास में लॉर्ड क्लाइव, एक लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव के पास पहुंचा। अब जो है ये 15 जून 56 में कलकत्ता पर इन्होंने विजय कर ली। और सिराजुद्दौला जो है विजय करने के बाद मानिक चंद एक धनी व्यापारी था, उसको सौंप करके, प्रभारी बना करके यह मुर्शिदाबाद चला गया। अब दोस्तों ये 50 साल पहले की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, प्लासी का युद्ध, अंग्रेज जो है किंग मेकर की भूमिका बनाए थे। तो यहाँ पर एक खत्म होता है और यहीं से लॉर्ड क्लाइव एडमिरल वाटसन के साथ अपनी सेना को लेकर के वो आता है, इस मानिक चंद व्यापारी को घूस दे करके
छोटी सी झड़प कर करके अपनी तरफ मिला लेता है। अगला वीडियो आप लोग को देखिएगा, उसका मैं लिंक इस पर जो है डाल दूंगा, या मेरा जो है आराम से आप जो है इसको आप टाइप करेंगे एक सीखो ज्ञान, टोपी लगाया हुआ मेरा यह चेहरा आपको आ जाएगा। उसमें बहुत से वीडियो हैं, लेकिन आप प्लासी का युद्ध जरूर पढ़िएगा, जिससे आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेंस में भी यदि से क्वेश्चन आएंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। कोई और नहीं है। जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो अभी से तैयारी करें, क्योंकि एक दिन में तैयारी होती नहीं है। जो बीए वाले हैं वो भी तैयारी करें, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं वो भी तैयारी करें। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोग ठीक से इसको देखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।